नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे सर। और आज का जो क्लास होने वाला है ना रे भाई, वो धमाकेदार क्लास होने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है सर कि हमारा आज जो सामाजिक विज्ञान के तो सोशल साइंस का टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं सर, जो कि गेस क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी उम्मीद करना सर कि इस बार के एग्जाम में ये 10 क्वेश्चन में से कम तो 5 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में फंसेगा। एकदम 5 क्वेश्चन फंसेगा, अगर नहीं फंसेगा तो बलजबड़ी फंसा देंगे। हाँ, यानी कहने का मतलब है कि सीधे 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है सर। और पता है आपके आंसर के साथ में जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूं तो आंसर के साथ में करता हूं सर, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर इतना आसान से आसान भाषा में दे दूं कि बच्चा के दिमाग में सीधे घुस सके सर, है ना। क्योंकि मेरा मकसद ही है कि हर किसी को दौड़ा दौड़ा के मारना है सर। हाँ, आते हैं सर। देखिए, आज हमारा इस क्लास में आपको टोटल 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा, जो लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। आना पहला क्वेश्चन का आता है ना सर, कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। देखो, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्यों कहा जाता है, ये बड़ा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ठीक ना। तो कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है, ये हमें बताना है सर। ये आपके क्वेश्चन 2 या आपके हो सकता है चारों हो सकते हैं, आप लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों में पूछ सकता है, ठीक नू। लेकिन सर इससे पहले मैं आपको बता दूं सर कि ये सब पीडीएफ आपको कहां मिलता है। एक सेकंड सर, आपकी काम की बात के लिए मैं करता हूं। आइए सर, देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि टेलीग्राम पे जाना, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। टेलीग्राम पे जाना और आपको सर्च करना है @संदीप7295, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। ये टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन करना सर। यहाँ पे आपको ऑल पीडीएफ है ना सर, आपको ऑल पीडीएफ ऑब्जेक्टिव का मिल जाता है सर। और जो भी मैं करवा रहा हूँ इसका भी पीडीएफ डाल दिया गया है, ठीक ना। या फिर वीडियो को यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑल वीडियो मिल जाएगा सर, ठीक ना, जो कि आपको ऑल वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही मेरा प्रयास रहेगा सर कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले, कै मिनट पहले, 30 मिनट पहले मैं कुछ ना कुछ डाल दूं सर, क्योंकि आपके सेवा के लिए सर मैं खून का कतरा भी बेचने के लिए तैयार हूं। और कहा ही जाता है सर कि अगर आपको चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर, ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके सर। क्योंकि कहा ही जाता है कि बेहतर शिक्षा की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें सर, तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है, जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस, जिसका पहचान हम नहीं वो आप सब हैं सर। फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइए सर, देखिए पहला क्वेश्चन है ना कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ क्यों कहा जाता है। देखो, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत का जो भी अर्थव्यवस्था है ना सर, वो कृषि पर ही आधारित है, ठीक ना। तो हमको लिखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। देश के कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। हमारे भारत देश में 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। और हमारे भारत सरकार कृषि किसानों को ही संकट में डाल देते हैं। तो हमारा देश कैसे चलेगा सर, जो कि हमारा भारतीय कृषि व्यवस्था, हमारा देश ही भारतीय कृषि व्यवस्था है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं कि भारत के किसानों लोगों को सदमा में डाल देते हैं सर। तो ऐसे में हमारा देश बेरोजगारी की ओर जाएगा सर, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा सर। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। देश के कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं, ठीक ना सर। अच्छा, आप सब बताइएगा कि आप सब कमेंट करिएगा सर, किनका किनका पिताजी फार्मर है, किसान है सर, है ना, कितना प्रतिशत है सर। तो 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। इन सभी को जीवन यापन कृषि से होता है। इन सभी का जो भारत में 70% लोग हैं ना, उन सभी का जीवन यापन जो होता है ना, वो कृषि से ही होता है। आना कहता अर्थ, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है सर। मतलब जहां पे एंड होगा ना, जहां पे लास्ट होगा, अब यहीं के नीचे से शुरू करना है, ठीक ना। ये हमारा लिखने का प्रोसेस होता है सर, क्योंकि हमको लिखावट सही तरीका से होनी चाहिए। हर रूल को हमको फॉलो करना हो, क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना सर। मेरा सपना है कि हमें सपना, अपने माँ बाप को सपना को पूरा करना है। और जिस दिन अपने माँ बाप को सपना को पूरा करिएगा सर, आपकी जिंदगी एकदम स्वर्ग में जाएगा सर, कभी भी नर्क में नहीं जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा भगवान आपकी माता पिता होती है। हाँ, कहता भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है, ठीक ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। उद्योग के लिए कच्चे माल की
प्राप्ति कृषि से होती है, ठीक ना। उद्योग के लिए कच्चे माल जो आता है ना सर, वो भी कहाँ आता है, कृषि से होती है, ठीक ना। इसलिए कृषि देश का विकास का आधार कहा जाता है। कृषि जो है ना सर, वो पूरे देश के विकास का एक आधार कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। कमेंट में कर आधार, रे बबुआ कर ना कमेंट आधार, हाँ आना सर। तो कहता है क्या सर कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। इन सभी का जीवन यापन कृषि से होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। उद्योग के कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है, इसलिए कृषि देश का विकास का आधार भी कहा जाता है ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पता है क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करना, ठीक नो। 2 नंबर कहता है ना कि रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, है ना सर। अब देखो आना कहता है भूकंप के, ए भूकंप, ए भूकंप, भूकंप वो भूकंप, हाँ कहता है सर भूकंप के इसके बचाव के लिए किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। अच्छा सर देखो, सबसे पहले हमको भूकंप का व्याख्या करना है और भूकंप से बचाव के लिए हमको 2 उल्लेख करना है, ठीक ना। कितने उल्लेख करना है, कितने उपयोगों का उल्लेख करना है, 2 को उल्लेख करना है, ठीक नो। आना कहता है ना सर, जब किसी आंतरिक कारणों से, जब किसी आंतरिक, कैसे कारणों से, तो आंतरिक कारणों से, ठीक नो। तो जब किसी है ना सर, थोड़ा सा इसको पतला करने का प्रयास कर रहा हूँ, पतला हो ही नहीं रहा है। अच्छा ना, जब किसी आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है, किसके कारण से सर, तो हमारा आंतरिक कारण से, ठीक ना। पृथ्वी के भूपटल में क्या होता है सर, उत्पन्न क्या होता है, तो कंपन उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं सर, ठीक ना। तो भूकंप किसे कहते हैं, तो जब किसी आंतरिक कारणों से, जब किसी आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है। हमारा कमेंट करो, तो सब कमेंट कर, मेरा कसम चला, जिससे तुम प्यार करते हो उसका कसम, हाँ, क्योंकि सर आपका पढ़ाई ही सबसे बड़ा आपका ताकत है सर, हाँ। तो क्या कहता है सर, भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं सर, ठीक ना। अब कहता है ना इसके बचाव के कहीं 2 उपायों को लिखे। अब इससे बचने के लिए इसका 2 उपाय बताएं। तो इसके बचाव का निम्न उपाय है सर, ठीक ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ठीक ना। इनके बचाव का कितने उपाय है, 2 उपाय है, ठीक ना। निम्न उपाय है, लेकिन पूछा कितना है कि 2 उपाय लिखे। कहता है भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना चाहिए, ठीक ना। भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना चाहिए। सरवा 5 फीट 5 तल्ला मकान कर देगा, पिलर देगा 2 इंच का, तो मकान वो भूकंप आएगा तो गिरेगा ना, तो क्या होगा, वो टूटेगा ना, तो क्या होगा, जुटेगा, टूटबे नु करी। कहता है इससे सुरक्षा के लिए लोगों की प्रशिक्षित करना है, ठीक ना। इसके सुरक्षा के लिए लोगों से क्या करना है, लोगों को क्या करना है सर, प्रशिक्षित करना है, ठीक ना। प्रशिक्षित करना है मतलब सभी को समझाना बुझाना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर पता है क्या कहता है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक हम आगे बढ़वे नहीं करेंगे। कहता है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। रे ठोक 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 ना ताली, हाँ ताली ठोक। कहता है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले सार्वजनिक क्या होता है, देखो सर, सार्वजनिक वो होता है जिसका सरकार देखभाल करता है, वो होता है सार्वजनिक, ठीक ना। सार्वजनिक वो होता है जो जिसका सरकार देखभाल करता है, ठीक ना, उसे सार्वजनिक कहते हैं। निजी वो होता है जो किसी खास व्यक्ति उसको देखभाल करता है, वो क्या होता है, निजी उद्योग होता है, ठीक ना। तो सार्वजनिक उद्योग क्या होता है सर, जिसको सरकार देखभाल करता है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। निजी उद्योग वो होता है जो किसी खास व्यक्ति के द्वारा उसका देखभाल होता है, उसे कहते हैं निजी उद्योग, ठीक ना। आना कहता है ऐसे उद्योग जिसके संचालक की जिम्मेवारी सरकार के हाथ में होती है। देखो सर, ऐसे उद्योग जिसको चलाना किसकी जिम्मेवारी होती है सर, तो सरकार के हाथ की जिम्मेवारी होती है, ठीक ना सर। तो यही बोला कि ऐसे उद्योग जिसको संचालक की जिम्मेवारी सरकार के हाथ में होती है, ऐसे उद्योग जिसे उसे क्या कहते हैं सर, उसे यहाँ पर लिख लेना तो सब, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं सर, ये सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, ठीक ना। हाँ, तो क्या बताना सर कि ऐसे उद्योग जिसके संचालक की जिम्मेवारी
सरकार के हाथ में होती है, जिसका चलाना सरकार के हाथ में, उसे क्या कहते हैं सर? तो सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, ठीक ना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है सर, ऐसे उद्योग जिसके संचालक की जिम्मेवारी किसी व्यक्ति विशेष या सहकारी समिति के हाथों में होता है, ठीक ना। जैसे देखो, किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है तो उद्योग तो कहलाएगा निजी उद्योग कहलाएगा, ठीक ना। अगर किसी खास व्यक्ति का विशेष के द्वारा चलाया जाएगा फिर सहकारी समिति के हाथों में होगा तो भी वो निजीकरण ही कहलाएगा, ठीक ना। कहता है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें तो ऐसे उद्योग जिसके संचालक की जिम्मेवारी सरकार के हाथ में होती है, ऐसे उसे क्या कहते हैं सर? तो ऐसे उद्योग को हम लोग कहते हैं सार्वजनिक उद्योग, ठीक ना। अगर अब कहेगा निजी उद्योग क्या है, तो ऐसे उद्योग जिसके संचालक की जिम्मेवारी किसी व्यक्ति विशेष या सहकारी समिति के हाथ में होता है उसे क्या कहते हैं? तो निजी उद्योग कहते हैं, ठीक ना सर। किसी प्रकार की दिक्कत अगर किसी प्रकार की दिक्कत है सर तो शादी कर लो, सब दिक्कत दूर हो जाएगा। हाँ, कमाना चालू करेगा अपने सब दिक्कत दूर होगा सर। बात तो सबका तो सब कमाता नहीं है। देखो इधर कहेगा सर अब ये से कहाँ कमाएंगे, अभी शादी भी नहीं होगा अच्छा से। अच्छा, शादी के लिए कमाएगा तो सब। देखो सर आना इधर, कहता है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कौन कौन नहीं जानता उसको कमेंट कर। जो नहीं जानता सर वो कमेंट कर सर कि हम नहीं जानते हैं। कमेंट कर सर कि हम नहीं जानते हैं। और जो लोग जानता है वो लव यू कमेंट कर। अरे एक बार बोलना रे भाई लव यू सर, क्योंकि आप जब बोलते हैं लव यू तो मुझे प्यार आता है। जब प्यार आता है तो और मेहनत करते हैं। हाँ, कहता है सर प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो जब किसी देश की कुल आय में अगर जनसंख्या से भाग दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा सर? वो प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा, ठीक ना। तो कुल आय में जनसंख्या से क्या कर देंगे? भाग देंगे तो क्या कहलाएगा? वो प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। ओके, तो आना वही बोला है सर कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो कहता है जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं सर, ठीक ना। कहता है जब किसी देश की कुल आय में यानी कुल आय में जनसंख्या से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे तो क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा, ठीक नु। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत ना नु है? तो कहता है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, ठीक ना। कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो आप जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वही जो परिणाम आता है उसी को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक ना। तो जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सर कि ना क्या कहता है कि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कहता है न्यूनतम मजदूरी कानून कब और किस उद्देश्य से पारित किया गया? अच्छा, न्यूनतम मजदूरी जो कानून है सर वो कब और किस उद्देश्य के लिए पारित किया गया? देखो इंसान हमारा क्या होता था ना, जो बंधुआ पहले जो मजदूर लोग होता था ना उसे मजदूरी नहीं दिया जाता सर, उससे काम भी करवा लेता था और पैसा भी नहीं दिया जाता था। तो ऐसे केस में क्या होता था कि मजदूर का बाल बच्चा भूखा मर जाता था। तो इसके लिए सरकार ने एक नियम को लगाया था, जिस नियम के तहत प्रत्येक मजदूर का एक लिमिट मजदूरी बांध दिया गया था। यार ये मजदूर किसी के यहाँ काम कर रहा तो उसको उतना मजदूरी दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके भी प्रति उसका बाल बच्चा है, उसके प्रति उसका बाल बच्चा, तो उसका बाल बच्चा को कौन खिलाएगा? हम पैसा देंगे तो वो मेरे पास काम कर रहा था, अगर उसको हम पैसा देंगे तब ना वो अपने बाल बच्चे को देखभाल कर पाएगा। इसीलिए सरकार ने उसके देखते हुए सरकार को इस स्थिति, क्योंकि यहाँ हमारे देश में बड़ा अमीर लोग हैं और जो अमीर लोग हैं वो गरीब को देखना नहीं चाहता है सर। तो गरीब लोग जब इसके पास काम करने जाता था ना तो वो काम भी करवा लेता था और 2 रोटी खाने ले देता था, कहता था कि जाओ यहाँ से, मार के भी भगा देता था सर। लेकिन जो मजदूर आपके यहाँ काम कर रहा है उसका भी तो बीवी बच्चा, तो उसका बीवी बच्चा को कौन खिलाएगा? तो इसके लिए सर आपके यहाँ वो काम कर रहा तो उसको पैसा दीजिएगा, तब ना उस पैसा से अपने बच्चे के लिए वो काम करेगा। आना कहता न्यूनतम मजदूरी कानून कब और किस उद्देश्य से पारित किया गया? देखो सर गौर करना, भारत सरकार द्वारा
1948 में। हाँ, कब पारित किया गया सर? तो भारत सरकार द्वारा 1948 में। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक नो, कि भारत सरकार द्वारा 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू किया गया है, ठीक ना, पारित किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा 1948 में पारित इस कानून का उद्देश्य, इस पारित का क्या सर उद्देश्य? चुने हुए उद्योगों में मजदूरी की दर न्यूनतम करना था। अच्छा, मजदूरी की दर न्यूनतम करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट किया गया कि मजदूरों की कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे वो अपनी कार्य कुशलता बनाए रखते हुए अपना गुजारा कर सके थे। हाँ, देखो कह रहा है ना कि मजदूरों को इतनी मजदूरी दी जानी चाहिए जिससे वो अपनी कार्य कुशल बनाए रखते हुए अपना गुजारा कर सके सर। उसको उतना मजदूरी दिया जाना चाहिए जिससे वो कार्य कुशल मतलब खुशहाली रह करके अपना जीवन का गुजारा कर सके, ठीक ना। तो कहता है सर न्यूनतम मजदूरी कानून कब और किस उद्देश्य से पारित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा 1948 में पारित इस कानून का उद्देश्य चुने हुए उद्योगों में मजदूरी की दर न्यूनतम करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट किया गया कि मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे वो अपनी कार्य कुशल बनाए रखते हुए अपना गुजारा कर सके, ठीक ना सर। अब इसको स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक ना, और जाकर के इसको एक बार कॉपी में लिख लो। देखो दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगा रे, कभी नहीं कर पड़ेगा। हाँ, तो सर न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो 1948 में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो 1948 में। कब पारित हुआ? 1948 में, ठीक नू। आना क्वेश्चन नंबर 6 देखना सर। कहता है ना, देखो 6 नंबर क्वेश्चन झप रहा है। कहता है भारतीय संविधान के 2 प्रावधानों का वर्णन करें। भारतीय संविधान के 2 प्रावधानों को वर्णन करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। अब देखो सर, भारत द्वारा जो है ना सर, दो ऐसे संविधानों को पारित करिए, 2 ऐसे संविधान को वर्णन करिए जो धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की कोशिश करता है, ठीक ना। तो भारत संविधान के 2 प्रावधानों का वर्णन करें। भारत संविधान के 2 प्रावधानों का वर्णन करें जो भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं, जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले 2 ऐसे संविधान का प्रावधानों को वर्णन करिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं, ठीक ना। ऐसे कितने हैं? तो ऐसे 2 कानून 2 गो है सर, जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आना इन्हें। पहला जो है ना सर, वो पहला नंबर, इसका आंसर इधर है, ठीक नू। कहता है क्या? कहता है ना कि भारत संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, ठीक ना। तो भारत का संविधान में ये लिखा हुआ है सर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अब देखो सर, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है किसके तहत? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सर, देखो फोन करता रहता है, सब पगला के तो रख देता है सर, आना छोड़ दो, रहने दो। हाँ, क्या कहता है सर? प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, ठीक ना। अगला कहता है ना सर, कहता है ना, क्या कहता है? संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। संविधान में इस बात को स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। हाँ, संविधान में ये बात लिखा हुआ सर कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। कहता है ना सर, क्या कहता है? कहता है संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, ठीक नो। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया किसके तहत? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, ठीक नो। इसका दूसरा 2 गो पूछा तो दोनों लिख देते हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक ना। आना क्वेश्चन नंबर कितना तरफ? 7 तरफ, ठीक ना सर। क्वेश्चन नंबर पता है 7 क्या कहता है? कहता ना देखूं तो जी न भरे, अरे ना देखूं तो मन ना लगे, इतना कि भर पेट खाना भी न खाएं, सरबा वैसा ही मर जाएगा। हाँ, अभी प्यार करना है तो हमसे करो और अपनी किताबों से करो।
और इससे ज़्यादा भी अगर खुश रहना है तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करो अपने माँ बाप से सर। सबसे बड़ा प्यार अपने माँ बाप को करो, ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी सर। हाँ, कहता है ना उदारीकरण की परिभाषित करो। अच्छा, उदारीकरण को परिभाषित करो सर। देखो, उदासीनीकरण मत पड़ जाना। उदारीकरण क्या है सर, उसको परिभाषित करना है, ठीक ना। किसको करना है सर, उदारीकरण को, ठीक ना। तो अब यहाँ पे गौर करना, कहता उदारीकरण को परिभाषित करे। कहता उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों में विशेष छूट प्रदान करना, ठीक ना। तो कहता है ना सर, उदारीकरण का जो विशेष हमारा परिभाषा वो क्या है, तो उदारीकरण का अर्थ है कि सरकार द्वारा जो बनाई गई आर्थिक नीतियाँ, सरकार द्वारा जो बनाई गई आर्थिक नीतियां में विशेष छूट प्रदान करना, वही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है सर, ठीक ना। उदारीकरण कहलाता है, ठीक ना। तो उदारीकरण क्या होता है सर, तो उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियां में विशेष छूट प्रदान करना, इसे उदारीकरण कहते हैं, ठीक ना। अगला 8 नंबर कहता है ना सर कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। देखो सर, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो इसका हमारा आंसर होगा सर कि आर्थिक विकास के लिए जो संस्थाएं वित्त की व्यवस्था कृषि और व्यवसाय के लिए उपलब्ध करती है वो वित्तीय संस्थाएं कहलाती है, ठीक नो। क्या कहलाती है सर, वो वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। वित्तीय संस्थाएं कौन होते हैं, तो आर्थिक विकास के लिए, किसके विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो संस्थाएं वित्त की व्यवस्था कृषि और वित्त की व्यवस्था कृषि और व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराती है, वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। यह 2 प्रकार के होती हैं, ठीक ना। यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना, लिखना नहीं चाहिए। यह 2 प्रकार की होती है, ठीक ना। आना पहला प्रकार कहता है ना सर कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। पहला कौन प्रकार है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। लेकिन राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी 2 प्रकार का है। पर राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार का है, पहला भारतीय मुद्रा बाजार, दूसरा क्या, भारतीय पूंजी बाजार। आना इसका हमारा दूसरा प्रकार जो है ना सर, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं भी 2 प्रकार का है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं और संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, ठीक ना। तो अब मेरी बातें आपके दिल तक गया, अरे प्यार हुआ कि ना हुआ रे, अरे एक बार तो प्यार से तो बोलो ना रे भाई रे। अब देखो सर, जो भी लोग चैनल पर है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक। और नहीं करेगा ना तो सर बस सबका साली को ले चल जाएंगे हम। इतना मेहनत से लिखते हैं सर, फिर इसको पढ़ाते हैं सर, इतना कौन मेहनत करता है। अरे यूट्यूब पे कोई टीचर है जो इतना मेहनत करता है सर। हाँ, और सर जाना साइंस का मैं 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ सर, ठीक ना। वो 100 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आना सर। जो क्लास जाकर जरूर कर लेना, यूट्यूब के प्ले लिस्ट में उसका सारा वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ है। मैथ में 80 क्वेश्चन करवा रहा हूँ सर, वो सब जाकर क्लास जरूरी करो, ठीक ना। क्योंकि सर वैसा क्लास आपको कहीं यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है सर, वो 80 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। और 5 नंबरिया क्वेश्चन भी मैथ में करवाया हूँ सर, उसका भी 12 क्लास लिया हूँ, उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है। अभी और क्लास लूंगा 5 नंबरिया का, ठीक ना। आना कहता है क्या सर कि वित्तीय संस्थाएं से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्थिक विकास के लिए जो संस्थाएं वित्त की व्यवस्था और व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराती है, वित्त की व्यवस्था और व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराती है, उसे वित्तीय संस्थाएं कहलाती है, ठीक ना। यह 2 प्रकार की होती है। आना पहला जो है सर वो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं में 2 प्रकार का, पहला भारतीय मुद्रा बाजार, दूसरा क्या, भारतीय पूंजी बाजार, ठीक नो। अगला कहता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं भी 2 प्रकार का, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं और दूसरा क्या सर, संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। आना क्वेश्चन नंबर सर 9 की तरफ बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सर। 9 नंबर क्वेश्चन पता है क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करो। चलिए आइए सर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ना कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल है क्या सर। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कब होता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल तब होता है सर जब हमारा 66% प्राप्त करते हैं ना मतों, तब वो राष्ट्रीय दल की उसको मान्यता दिया जाता है। और साथ ही लोकसभा में 2% कम से कम सीट जीतना चाहिए और 11 सीटों हासिल करना चाहिए, ठीक नो। 2% या 11 सीटों हासिल करना चाहिए, तभी उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता दिया जाता है, ठीक ना। आना कहता राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है, तो वैसे राजनीतिक दल जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, वैसे राजनीतिक दल जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करते हैं। अब देखो सर,
कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत, 6% प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ वो लोकसभा में कम से कम 2% और 11 सीटों हासिल करते हैं, है ना, तब उन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है। बात समझ में आया कि ना आया रे? अरे परदेसी प्यार हुआ कि ना हुआ रे? अब देखो सर, फिर से सुनो। कहता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है? तो कहता है वैसे राजनीतिक दल जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करते हैं, ठीक ना। कितने प्रतिशत सर? 6% प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ वो लोकसभा कम से कम 2% या 11 सीटों हासिल करते हैं, ठीक ना सर। 2% या 11 सीटों क्या करते हैं? हासिल करते हैं, ठीक ना। कहता है तब उन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आना सर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है सर, ठीक नो। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा सर। ये क्वेश्चन नंबर 10 आप सबको बनाना होगा और इसको बना करके सर कमेंट करना होगा। जिससे बनेगा वो कहना एस, और जिससे नहीं बनेगा वो कहना सर कि हमसे नहीं बन पाया, मैं कमज़ोर हूँ, वो कहना सर कि रिपीट, ठीक ना। जिससे बनेगा वो कहना एस, जिससे नहीं बनेगा वो कहना रिपीट, ठीक ना। क्या कहना? रिपीट। तो फिर मैं अगली क्लास लाऊंगा तो इसको 1 सेकंड 5 सेकंड इसको मैं सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक ना। तो इसलिए सर देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस, और चैनल पर जो भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना। क्योंकि कहा ही जाता है सर कि बेहतर शिक्षा पाने की बात करिए या बेहतर रिजल्ट की बात करिए सर, तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है जिसका नाम है इसके साइंस क्लास है, जिसका पहचान हम नहीं वो आप सब है सर। थैंक यू, लव यू। देखते रहिए तब तक इसके साइंस क्लासेस। तब तक के लिए बाय।